हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनएमआर का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स भले ही बड़े बड़े हो रहे हैं, बट मैं कम से कम लेक्चर्स में कंप्लीट टॉपिक आपको करवा दूंगा, ठीक है। और एनएमआर के इस 5th लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की। आज हम बात करेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या जिसे आप अनसैचुरेशन फैक्टर भी कह सकते हैं, जिसे आप हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी कह सकते हैं, या बेसिकली डबल बॉन्ड आपको जो है इक्विवेलेंट हम इसे कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 2C+2+N -H -X डिवाइडेड बाय 2 मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि देखो, जैसे कि आपके पास एक एल्केन है जिसका जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+2। इसमें से अगर दो हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, जिसका जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+2 में से 2 गया तो यानी CnH2n हो गया। यानी आपने जब दो हाइड्रोजन हटाया तो दो हाइड्रोजन के एवज में एक पाई आपको मिला। जैसे बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि इसी स्ट्रक्चर में आप एक दो हाइड्रोजन को और घटा दीजिए, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो आपके पास क्या होगा, फिर इस तरह का आपको मिल जाना है। और ये क्या हो गया, ये एल्काइन हो गया। यानी कि वंस अगेन दो हाइड्रोजन को हटाए तो एक और पाई हमारे में ऐड हुआ। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि भाई, जैसे हमारे पास ये ब्यूटेन है मान लो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, तो दोनों CH2 बनेंगे और दोनों को आपस में जोड़ दो, तो दो हाइड्रोजन हटाए अगर साइड से, तो ये एक तरह का यहाँ पर रिंग बन जाना है। और यानी कि ये मतलब है कि दो हाइड्रोजन हटाने से हमारे पास एक रिंग भी बनता है। इसका मतलब मोटी मोटी बात आपको यहाँ पर ये समझ में आनी चाहिए कि जब हम दो हाइड्रोजन को हटाते हैं तो दो हाइड्रोजन को हटाने से हमारे पास या तो एक पाई बॉन्ड बनता है और या तो एक रिंग बनता है, कि जब हम दो हाइड्रोजन को हटाते हैं तो हमारे पास एक पाई या एक रिंग बनता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, दो हाइड्रोजन के हटाने को ही जो वैल्यू 1 आती है, ये चाहे 1 पाई चाहे 1 रिंग, इसी को बोलते हैं अनसैचुरेशन फैक्टर या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसी का नाम है, ठीक है। सब कुछ इसी का नाम है। हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स बोलेंगे, चाहे अनसैचुरेशन फैक्टर बोलेंगे, चाहे डबल बॉन्ड इंडेक्स, डबल बॉन्ड आपको इक्विवेलेंट बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो सब एक ही नाम है, ठीक है। देखिए, एक सेकेंड। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमने उठाया सबसे पहले बात, तो आपके पास एक बेंजीन है। इस बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के हिसाब से एल्केन क्या बेसिकली होना क्या चाहिए था, तो 6 कार्बन के लिए CnH2n+2 यानी C6H14 इसका जनरल स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ठीक है। C6H14 इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। 6 कार्बन के लिए कोई एल्केन बनाएंगे फ्री यानी सैचुरेटेड, तो क्या बनता, C6H14। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ और है। यहाँ क्या है, तो यहाँ है आपको C6H6। अगर गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 14 - 6 यानी कि -8 हाइड्रोजन का सेट यहाँ मिसिंग है। यानी कि एक एल्केन के रिस्पेक्ट में बेंजीन में 8 हाइड्रोजन मिसिंग है। तो 8 हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, 4 सेट ऑफ हाइड्रोजन, और 4 सेट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, 4 अनसैचुरेशन फैक्टर या 4 हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स या 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब देख सकते हैं 4 काउंट कीजिए, देखिए एक रिंग है एक रिंग, और एक पाई, दो पाई, तीन पाई, तो 3 पाई और एक रिंग, यानी कि इसके पास जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो टोटल कितने हैं, 4 हैं। लेकिन अब इसी को हमें फॉर्मूला से देखना है, गौर से देखिए, फॉर्मूला से देखना है। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया, 2C+2+N -H -X डिवाइडेड बाय 2। तो 2C कितने कार्बन है भाई, 6, तो 6 दूनी 12 +2 नाइट्रोजन नहीं है 0, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 हाइड्रोजन है, माइनस हाइड्रोजन 6, हेलोजन नहीं है 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 2 14 -6, तो ये कितने हो गए, 8/2 = 4। तो आप कह सकते हैं कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, आपको 4 है। छोड़िए, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ये सपोज कि ये एग्जांपल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन के लिए एल्केन क्या होगा, C82n+2 यानी कि 8 × 2 16 + 2 18 C8H18। तो ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। और अगर इसका आप देखें, गौर से देखेंगे, तो ये फॉर्मूला वही तो है जो ये होना चाहिए।
इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर की कोई जगह ही नहीं है। क्यों? 1 2 3 4 इसमें कोई डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है ही नहीं। आप चेक कर सकते हैं, कार्बन 8 है तो 2 × 8 + 2 + n, n नहीं है, -h, h कितने होंगे भाई? 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 और 3 18। x भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 कीजिए तो देखिए 8 × 2 16 + 2 18 - 18/2 = 0। इसमें कोई भी अनसैचुरेशन फैक्टर नहीं है। इसको देखिए, एक रिंग बना रहे हैं, एक 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग है तो भाई क्या हो गया? आप सोच सकते हैं कि भाई अब आप डायरेक्ट काउंट कीजिए। देखिए अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो कितने भाई? एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। आपको चेक करना है तो एक काम कीजिए, C5H10 में चेक कर लीजिए। C5H10 में चेक कीजिएगा तो 2 × 5 + 2 -n नहीं, -h -x डिवाइडेड बाई 2, 2 × 5 10 + 2 12 -10/2 = 1। तो देख सकते हैं सिर्फ एक रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को देख सकते हैं। चाहे तो आप फॉर्मूला निकाल के देखिए, जो इसका बुक में जो फॉर्मूला मिलेगा वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही ईजी है। आप इसके बिहाफ पे किसी भी कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर बता सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक कंपाउंड लेते हैं, एक डिफ़िकल्ट कंपाउंड लेते हैं हम, ये देखिए इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर सिंपल काउंट करो ना सर, 1 2 3 4, 4 रिंग है, और सर 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई है। इसका अनसैचुरेशन फैक्टर कितना है? 12 है। और अगर आपको अनसैचुरेशन फैक्टर 12 है, इसका मतलब इसका जो आपको इसमें आपको 4 + 8, 8 4 12, इसमें क्या है? टोटल अनसैचुरेशन है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं इसके? 12 है। अच्छा एक एग्जाम्पल और देखिए, ये देखिए इसके अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने हैं आपको। अरे भाई कुछ नहीं है, सिंपल देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो आपके रिंग हो गए सिर्फ, और 3 3 6 3 9 3 12, इसमें 12 कितने हो गए आपके पास? पाई बॉन्ड हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 19 आपको क्या हो गया? अनसैचुरेशन इसका फैक्टर हो गया। आपको निकालना है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बिल्कुल 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। आप गौर से कार्बन गिनिए, देखिए 6 दूनी 12, 6 × 18 और 6 × 4 = 24, तो कार्बन तो 24 है। तो कार्बन 24 के लिए हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? तो 24 दूनी 48 और +2 50, यानी हाइड्रोजन होने चाहिए कितने इसमें? 50। अरे 24 × 2 48 +2 50, तो होने चाहिए इतने। लेकिन इसमें कितना होगा? ये तो एल्केन का हो गया ना, इसमें कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 19 सेट हाइड्रोजन गायब है। तो 19 सेट हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? 38 हाइड्रोजन। अरे भाई 19 × 2, तो 38 हाइड्रोजन यहाँ मिसिंग है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C24H12। इसका फॉर्मूला आपको काउंट करना, काउंट कर लीजिए, C24H12 ही आएगा इसका फॉर्मूला। आप हाइड्रोजन कार्बन गिनकर देख लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि ये एग्जांपल है, इसे देखिए कितनी आसानी से हम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है, कितनी आसानी से। ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आप चाहिए तो और लगा दीजिए, देखिए आप चाहिए तो और लगा दीजिए, जितना मन करे आप इस टाइप का स्ट्रक्चर ले सकते हैं। ये देखिए, तो अगर हमारे पास इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं तो आपने क्या करना है? सबसे पहले कुछ नहीं है, अनसैचुरेशन फैक्टर काउंट कर लीजिए। रिंग कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो रिंग हो गए, और 2 2 4 2 6 3 9 2 11 13, तो 13 आपके पास पाई बॉन्ड, 13 पाई बॉन्ड हो गए। तो 13 पाई बॉन्ड हो गए तो कितने हो गए? ये टोटल 19 हो गए। अब अगर ये 19 हो गए तो एक काम कीजिए, इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, देखेंगे ये कितने हो गए? 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24 और 2 26, तो कार्बन टोटल कितने हैं? 26। तो कार्बन कितने हो गए? तो C26। अगर 26 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 26 × 2 52, और 52 + 2 54, तो ये होंगे आपको फॉर्मूला। लेकिन आपको 19 सेट हाइड्रोजन गायब है, तो 19 सेट का मतलब हो गया 19 दूनी 38 हाइड्रोजन गायब है। तो C26H कितने हो गए? 54 - 38,
तो ये आपको यहाँ पर 16, ये फॉर्मूला निकल कर सामने आ गया। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की हेल्प से आप किसी भी तरह के फॉर्मूला को आप निकाल सकते हैं, आप बता सकते हैं उसमें कितना पाई बॉन्ड है, उसमें कितने रिंग हैं, ये पॉसिबिलिटी आप यहाँ पर बता सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स की हेल्प से। अब चलिए, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एक फॉर्मूला आपके पास C2H4Cl2, ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास C2H4Cl2। इसमें कहा जा रहा है कि जो डबलेट है, ठीक है, डबलेट का यहाँ पर कितना है 2.1 ppm है, और इसमें जो क्वार्टेट सिग्नल आएंगे वो कितने होंगे भाई 6 ppm हो गया। ये पूछ रहा है कि बताओ भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इसने आपसे पूछा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। आप बोलोगे भाई सबसे पहले तो काम हम इसका DBE निकालेंगे, हमें ये पता होना चाहिए इसमें पाई बॉन्ड वाई बॉन्ड है कि नहीं। तो आप जैसे निकालोगे C2H4Cl2 फॉर्मूला लगाओ 2C + 2 + n नहीं है -H -x डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4 2 6, 2 दूनी 4 2 6 और -6 यानी 0 आया। इसका मतलब ये टोटल एल्केन टाइप का है, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। चलो, आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, एक होगा डबलेट और एक होगा क्वार्टेट। तो जो क्वार्टेट होगा, देखो डबलेट में आपको 2.1 है, मतलब इससे कोई डायरेक्टली कोई हैलोजन जुड़ा हुआ नहीं है। आप याद कीजिए मैंने आपको केमिकल शिफ्ट पढ़ाया था, इसमें कोई डायरेक्टली कोई हैलोजन नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें कोई भी हाइड्रोजन आपको यहाँ जुड़ा नहीं होगा, यानी कि आपके पास ये हो गए, इसमें किसी भी तरह का हैलोजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं जुड़ा है। और एक sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिव 6 हो गया, मतलब ppm 6 हो गया केमिकल शिफ्ट। इसका मतलब इससे एक नहीं बल्कि 2 हैलोजन जुड़े हैं या 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हैं। ये देखो, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आई बात समझ में? चलो, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ये तो बस एक सैम्पल था, मैं आपको इससे बड़े बड़े एग्जाम्पल बताऊंगा अभी। देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम C9H12, ठीक है, हमने एक C9H12 लिया। अगर C9H12 लिया, अब कह रहे हैं कि भाई इसमें 5 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनके मल्टीप्लेट हैं, मतलब एक मतलब मल्टीप्लेट मतलब ये हो गए 2 3 4, उनके एक से ज़्यादा उनकी मल्टीप्लिसिटी है, जैसे सिंगलेट नहीं है, डबलेट ट्रिपलेट कुछ भी हो सकते हैं। तो मल्टीप्लेट है और जिनका ppm वैल्यू है 7.2 ppm, यानी कि केमिकल शिफ्ट कितना है 7.2 ppm। अच्छा, 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं, ठीक है, जो डबलेट है और उनकी केमिकल शिफ्ट कितनी है 1.2 ppm, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ऐसा है जो आपको सेप्टेट है और जिसकी केमिकल शिफ्ट है 2.8 ppm। रिलैक्स हो जाइए। एक फॉर्मूला दिया है C9H12, उसमें 5 हाइड्रोजन है जो मल्टीप्लेट है जिसका वैल्यू 7.2 ppm है, 6 हाइड्रोजन डबलेट है जिसका वैल्यू 1.2 ppm है, 1 हाइड्रोजन सेप्टेट है जिसका वैल्यू 2.8 ppm है। सबसे पहला काम इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना होगा हमें। अनसैचुरेशन फैक्टर कितना हो गया 2C, 2 × 9 + 2 माइनस आपको n तो है नहीं, -H है, हेलोजन भी है, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 × 9 18, 18 + 2 20, 20 - 12 8, 8/2 = 4, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला वैल्यू देख के आपको क्या लग रहा है, 5 हाइड्रोजन की जो वैल्यू ये है, ये तो एरोमेटिक वाले वैल्यू हैं। याद कीजिए कि ऐसे sp2, याद कीजिए ओलेफिनिक पहले था, ओलेफिनिक कितना था 5 to 6, मतलब 5 to आपको 7.5 to 7 था, और एरोमेटिक क्या था 6.5 to 8 तक था, यही था ना। चलो, तो इसका मतलब ये है कि एरोमेटिक मतलब बेंजीन, तो हमें बेंजीन तो बना ही लेना है। अच्छा, ये हो गया आपका बेंजीन, इसे 5 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट है, इसका मतलब 5 हाइड्रोजन पे ऐसे ही लगा हुआ है, यानी एक ग्रुप है जो एक ही ग्रुप एक पोजीशन पे, यही पोजीशन अकेला कहलाता है इप्सो। अब ये जो भी है यहीं पर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है 6 हाइड्रोजन डबलेट है और 1 हाइड्रोजन सेप्टेट है। 6 हाइड्रोजन डबलेट 1 हाइड्रोजन सेप्टेट का मतलब ये हो गया, अभी आपने स्ट्रक्चर सेगमेंट पढ़ा था, देखो यही हुआ ना, 6 हाइड्रोजन क्या हो गया आपको डबलेट और 1 हाइड्रोजन क्या हो गया सेप्टेट। देखो 1 हाइड्रोजन सेप्टेट 2.8 और 6 हाइड्रोजन का क्या हो गया डबलेट, तो क्या हो गया 1.2। तो इस तरह से आपके क्या हो गए स्ट्रक्चर को निकाल दिया गया। मैं जब भी कोई क्वेश्चन देता हूँ तो आप पहले उस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके उसके आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल उठाते हैं, यहाँ से एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि एक
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि एक बेंजीन है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें बेंजीन है, यहाँ पर आपको एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है इथाइल, ऐसे यानी कि इथाइल को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CH2 CH3, और यहाँ लगा हुआ आइसोप्रोपाइल। और ये आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है कि आपको अलग अलग जगह पे पूछ दिया है कि आपको वैल्यू दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके पास कितने टाइप के सिग्नल यहाँ पर आएंगे। ये एक इजी क्वेश्चन है, हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैल्यू दिया हुआ है, बट मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने सिग्नल आएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बताइए इसमें सिग्नल कितने आ रहे हैं। पॉज कीजिए वीडियो को। ओके, आपने पॉज किया होगा। चलिए, इसमें सिग्नल कितने आ रहे हैं, इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई देखो, एक सिग्नल तो यहाँ से आ जाना है, एक सिग्नल यहाँ से आ जाना है, ये दोनों का सिग्नल एक ही आएगा, ये दोनों का सिग्नल एक ही आएगा, एक सिग्नल यहाँ से आएगा और ये दोनों का एक ही सिग्नल आएगा। तो इसमें टोटल सिग्नल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल सिग्नल कितने हैं इसमें, 6। सबके वैल्यू दिए हुए हैं। ये वाले जो सिग्नल हैं, ये वाले सिग्नल के ppm के वैल्यू कितने 7.2 के आसपास हैं। ये वाला जो है, ये वाला कितना हो गया, तो भाई ये वाला आपको 2.1 के आसपास हो गया, ये 1.2 के आसपास हो गया, ये वंस अगेन क्या हो गया 2.2 के आसपास हो गया, ये वाला क्या हो गया 1.8 के आसपास हो गया। तो इस तरह से आपको पता है कि यहाँ ऐसे होता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट है आपको 88, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपको, यहाँ पर 88 है, ठीक है। ओके, इसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब 3 हाइड्रोजन आपके पास जो है वो सिंगलेट हैं जिनके वैल्यू 3.6 ppm है। 2 हाइड्रोजन जो है वो क्वार्टेट हैं और इनका वैल्यू 2.32 ppm है। और 3 हाइड्रोजन जो है वो ट्रिपलेट हैं जिसके वैल्यू कितने हैं 1.2 ppm है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये यहाँ दिया हुआ है तो आपको पहचानना है। आपको बेसिकली 4 एग्जाम्पल दे देंगे आपको यहाँ पर। एक दिया है CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऑप्शन ए। दूसरा दे दिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, ऑप्शन बी। तीसरा दे दिया है CH3 CH2 O N डबल बॉन्ड N CH3, ठीक है। चौथा दिया है ऑप्शन डी CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N O CH3। तो ये आपके पास 4 अलग अलग हमारे पास एग्जाम्पल है, 4 सेट है हमारे पास। इससे कौन सा मैच कर रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए, अब ध्यान दीजिए, 3 हाइड्रोजन सिंगलेट है 3.6 वाले, मतलब भाई साहब ये वो हैं जिसके पास में ऑक्सीजन है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तभी तो 2.5 के लेवल को पार कर गया। सोचिए ना, इसने 2.5 के लेवल को क्यों पार किया। ये वाला जो है 3 हाइड्रोजन सिंगलेट है और इसने 2.5 के लेवल को पार किया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो वो CH3 जिसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ये तो ऐसे ही कट गया क्योंकि इसके CH3 के पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं, क्योंकि इस CH3 का वैल्यू क्या होगा, ये CH3 का वैल्यू सिंपल 2.5 2.6 के आसपास ही होगा। ये हो सकता है, पॉसिबल है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। वो CH3 है तो ये हो सकता है, इन दोनों में पॉसिबिलिटी है। अच्छा, 2 हाइड्रोजन है जो क्या हो गया आपको क्वार्टेट हो गए। 2 हाइड्रोजन क्या हो गया क्वार्टेट हो गए, जिसका वैल्यू 2.32 है। तो 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट है लेकिन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं होना चाहिए उसके पास, अब तभी तो 2.5 से नीचे है ना। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता उसके पास तो वो क्या होता, वो तो 2.5 से ऊपर चला गया होता। तो 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट है, ठीक है, और साथ ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है, ये तो पहले कट चुका है। देखो ये पॉसिबल है क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। तो ये भी आंसर गलत हो गया और ये आंसर आपका सही हो गया। बाकी ये वाला देखना चाहते हैं 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट, देखो 3 हाइड्रोजन है, इसके बदले 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया और इसका वैल्यू भी क्या 1.2, क्योंकि आसपास में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको CSIR में पूछा गया था, ठीक है, और इसे इस तरह से बनाना था आपको। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसका मॉलिक्यूलर वेट है आपको 102, ठीक है। 102 मॉलिक्यूलर वेट है आपके पास। इसमें क्या कर रहा है कि भाई साहब इसमें डबलेट जो है 6 हाइड्रोजन है
जो डबलेट है जिसका वैल्यू है 1.2 ppm, इसमें एक हाइड्रोजन है जो सेप्टेट है और वैल्यू है इसका 4.5 ppm। उसके बाद 3 हाइड्रोजन है जो आपको सिंगलेट है और वैल्यू है 2.1 ppm। ठीक है, ये हो गया। 6 हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, डबलेट 1.2 ppm। एक हाइड्रोजन हो गया सेप्टेट, उसके लिए क्या हो गया आपको ये 4.5 ppm। और एक 3 हाइड्रोजन है जो क्या हो गया सिंगलेट है और उसके लिए वैल्यू क्या हो गया आपको, तो 3 हाइड्रोजन के लिए सिंगलेट वैल्यू हो गया उसका 2.7 ppm। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब देखो इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन क्या क्या दे रहा है वो भी देखो आप। ये है ऑप्शन CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये CH3 CH CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3। तीसरा देखो CH3 C CH3, यहाँ पर CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया आपको CH3 CH2OH। और ऑप्शन डी में हो गया आपको CH3 CH CH3 O C डबल बॉन्ड O OCH3। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको ये बताना है बस। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई मेरे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये चीज़ आपको पता करने के लिए पता करनी कि भाई 6 हाइड्रोजन डबलेट है और 1.2 ppm, मतलब बहुत कम ppm। इसका मतलब उसके आसपास में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होगा। तो भाई इस मामले में तो सब पास है, इसके पास भी कार्बन 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 है, इसके बिहाफ पे तो कुछ भी पता लगने से रहा। अच्छा, एक हाइड्रोजन सिंगलेट है, एक हाइड्रोजन क्या हो गया सिंगलेट हो गया एक हाइड्रोजन। और वो जो हाइड्रोजन सिंगलेट नहीं, ये आपको सेप्टेट है। क्या हो गया सेप्टेट है, एस से सिंगलेट देख लिया मैंने, एस फॉर सेप्टेट है। तो एक हाइड्रोजन सेप्टेट है जिसका वैल्यू है 4.5 ppm। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक सेप्टेट है, मतलब ये तो सभी सेप्टेट, देखो ये सभी हाइड्रोजन तो सेप्टेट ही हैं, ये सभी हाइड्रोजन सेप्टेट हैं, लेकिन 4.5 ppm वैल्यू तभी आएगा जब उस कार्बन से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जुड़ा हो, यानी कि ये खत्म, इसके बाद सीधे और कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है, ये पॉसिबल है। ये भी खत्म क्योंकि इसके पास भी सीधे क्या है कार्बन है, और ये पॉसिबल है। देखो ये भी पॉसिबल है क्योंकि इसके पास भी CH से क्या हो गया एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो A और C तो वैसे खत्म हो गया, इसको भी खत्म रहा। अब 3 हाइड्रोजन के लिए सिंगलेट है 2.7 ppm, 3 हाइड्रोजन सिंगलेट है 2.7 ppm, यानी 2.5 के आसपास है, मतलब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं होगा क्योंकि एक CO है, यही बेचारा थोड़ा बहुत 2.5 से ऊपर लेके चला गया इसके वैल्यू को। C डबल बॉन्ड O ही क्या करेगा CH3 की वैल्यू को थोड़ा ऊपर लेके चला जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन होता तो ये वैल्यू 4 के आसपास होता। 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, इसका मतलब है कि इसमें सिंगलेट है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये देखो ये पॉसिबल है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन हो गया इसका B। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो है अलग अलग वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर इवेल्युएट किया और आप इस तरह से इनको यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, हालांकि इसमें मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल है C7H7O2n। ठीक है, क्या कह रहा है C7H7O2n, और यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो है 2 हाइड्रोजन जो है वो डबलेट है जिसका वैल्यू हो गया 7.9 ppm। फिर कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन जो है वो आपको और डबलेट है जिसका हो गया 7.6 ppm। फिर कह रहा है कि आपको जो है 3 हाइड्रोजन जो है वो सिंगलेट है और उसका वैल्यू हो गया आपको यहाँ पर 2.4 ppm। ठीक है, 3 हाइड्रोजन जो हो गया वो क्या हो गया यहाँ पर सिंगलेट हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 2.4 ppm हो गया। अच्छा, कह रहा है कि इसमें IR के 2 वैल्यू है। ठीक है, आपके IR के 2 वैल्यू है, एक IR का वैल्यू है आपको 1520 का और एक IR का वैल्यू है यहाँ 1517 का। तो
तो ये देखिए ये क्वेश्चन तो और भी आपको जो हो गया यहाँ पर आसान हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, ये चीज़ और भी आपके लिए आसान हो गई कि आपके लिए क्या हो गया, आई आर के एक 1520 और एक 1500 क्या हो गया आपको 1570, मतलब 1517 नहीं है 1570 है। आपके पास दो वैल्यू हैं। देखिए अगर आप समझदार होंगे तो आप इस चीज़ को यहीं पहचान जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन है और ये आई आर रिप्रेजेंट करते हैं किसको। सोचिए, तब तक मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, फिर आप सोचना कि ये 1520 और 1570 किसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ऑप्शन ऐसा है, ओ CO CH3, ये है N CO OCH3, एक है ऐसे CH3 NO2 और एक वैल्यू एक है CH3 और ON डबल बॉन्ड O। तो भाई मेरे आपको अब याद आ रहा होगा कि ये IR के जो दो वैल्यूज़ हैं ये वाले, हम भूल जाओ नहीं, सबसे कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार चीज़ें हैं, इन सब से कुछ नहीं होना जाना है। बाकी से हम टेस्ट कर लेंगे इसको। आपको IR के दो वैल्यू हैं, ये किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं। अरे भाई मेरे ये दो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये NO2 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये N एक डबल बॉन्ड O, एक सिंगलेट वाले बॉन्ड O को। ये 1570 इसको रिप्रेजेंट करता है, 1520 इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये कहाँ है, ये देखो यही तो है, और तो कहीं है ही नहीं। ये ONO है, NO2 नहीं है। तो इसका आंसर तो आप सीधे सीधे कर लिए। तो भाई आपके पास IR होगा तो ये डायरेक्ट कर लोगे, IR नहीं रहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। IR नहीं होगा तो थोड़ी सी क्या होगी आपको दिक्कत होगी। बाकी IR आपको पता होगा तो आप सीधे सीधे इसका आंसर निकाल कर रख दोगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पहले भी हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल देखते हैं, क्या मतलब है कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल का। तो कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे ये रहा आपको बेंजीन, कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन तो एक जैसे है ना, अच्छा ये दोनों हाइड्रोजन तो एक जैसे है ना, और ये हाइड्रोजन एक जैसा है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन नंबर 1 है, अगर उसके बारे में गौर से देखिए तो उसके पास ये तो ग्रुप है, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, इससे तो मल्टीप्लिसिटी करेगा नहीं, लेकिन इसके बगल में एक हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन मतलब N+1 यानी कि 2, तो यानी क्या हो गया डबलेट। अच्छा ठीक है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी 1 हाइड्रोजन। अच्छा H2 में आ जाइए, इसके पास एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, जो दोनों अलग अलग है। गौर से देखिए, ये इधर है और एक इधर है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपको ये, तो जो 2 नंबर का हाइड्रोजन है वो 1 और 1 2 यानी कि 3, तो क्या हो गया ट्रिपलेट हो गया। अच्छा हाइड्रोजन नंबर 3 की बात करें तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो क्या हो गया ये 3 यानी कि क्या हो गया ये भी ट्रिपलेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ लेते हैं ग्रुप, यहाँ लेते हैं ग्रुप, और ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। अच्छा इस दोनों हाइड्रोजन को 1 नंबर मानते हैं, इस दोनों हाइड्रोजन को 2 नंबर मानते हैं, ठीक है। जरा गौर से देखिए, 1 नंबर जो हाइड्रोजन है H1 को, इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है ना, इसके ये भी हाइड्रोजन सेम है, उसके पास भी इधर एक ही हाइड्रोजन, तो एक का मतलब क्या हो गया 2 यानी कि डबलेट। लेकिन जो H2 है, H2 गौर से देखेंगे, H2 के लिए ये जो H2 वाला हाइड्रोजन है ये भी डबलेट ही है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेनो सिमेट्री आ रही है। गौर से देखिए, जैसे यहाँ क्या था ना कि इस हाइड्रोजन के लिए ये अलग था ये अलग था, लेकिन इस हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, गौर से देखिए ये इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच सिमेट्री आ रही है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने जैसे से सिमेट्री, अपने जैसे से कपलिंग नहीं कर सकता। गौर से देखो ना, अगर इसको बीच में प्लेनो सिमेट्री डालेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए ना, तो ये सेम अगर हो गए तो ये आपस में कपलिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ इससे कपलिंग करेगा। तो क्या हो गया 2 यानी कि क्या हो गया इसका डबलेट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ये ऐसे है, यहाँ पर लेते हैं हम इस तरह से, ये दोनों इस बार अलग ले लेते हैं, अगर x ले लेते हैं और एक y ले लेते हैं, इस बार दोनों अलग अलग है। इसका मतलब नो डाउट प्लेनो सिमेट्री तो नहीं आ रही यहाँ पर, यहाँ प्लेनो सिमेट्री आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई प्लेनो सिमेट्री नहीं आएगी यहाँ। अगर प्लेनो सिमेट्री नहीं आएगी जरा गौर से देखिए, ये हाइड्रोजन 1 ये हाइड्रोजन 1 ये हाइड्रोजन 2 ये हाइड्रोजन 2, तो इस बार हाइड्रोजन 1 क्या हो गया भाई, तो हाइड्रोजन 1 को ले लिया जाए आपको। गौर से देखिए हाइड्रोजन 1, तो ये हाइड्रोजन 1 अलग है, ये हाइड्रोजन 2 अलग है, ये हाइड्रोजन 3 अलग है, ये हाइड्रोजन 4 अलग है, मतलब समझ रहे हैं ना, ये भाई ये इससे मैच थोड़ी कर रहा है, क्योंकि प्लेनो सिमेट्री है ही नहीं। इसके बगल में x है, इस हाइड्रोजन बगल में y है। अरे आप बात समझिए,
देखिए ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन अलग है ना और ये हाइड्रोजन अलग है ना, उसी तरह ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है। तो जो हाइड्रोजन नंबर 1 है वो क्या हो गया, तो उसके बगल में एक हाइड्रोजन है तो क्या हो गया, डबलेट। अच्छा हाइड्रोजन नंबर 2 है, इसके बगल में भी एक हाइड्रोजन है तो ये भी क्या हो गया, डबलेट। हाइड्रोजन नंबर 3 है, इसके बगल में क्या हो गया, अब एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, तो क्या हो गया, ट्रिपलेट, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन 4 है, इसके बगल में एक इधर और एक इधर, तो क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ट्रिपलेट। ठीक है, समझ गए बात को, वेरी गुड। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इस बार मेटा वाले को लेते हैं। ये जैसे हमने लिया एक्स एक्स, अच्छा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अब गौर से देखेंगे तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ दिख जाएगी। यहाँ पर आपको क्या दिखेगी, यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो देखिए मैंने कहा था कि कोई अपने जैसे हाइड्रोजन से कपलिंग नहीं करता। ठीक है, कोई अपने अपने सेम अपने वाले पोजीशन वाले हाइड्रोजन से कपलिंग नहीं करता। देखो ये एक है तो ये भी एक है, ये दो है तो ये भी दो है, सॉरी ये हाँ ये कर दिया मैंने, एक हाइड्रोजन तो सॉरी ये है। अच्छा ये दोनों हाइड्रोजन एक तरह के हैं ना, दो, और एक हाइड्रोजन ये है 3। तो जो हाइड्रोजन 1 है आपको उसके पास तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सिंगलेट हो गया। अच्छा H2 जो है उसको गौर से देखिए, इधर तो कोई आएगा नहीं तो ये 3 नंबर से ही बनाएगा, तो क्या हो गया, ये 3 नंबर है यानी एक हाइड्रोजन तो क्या हो गया, डबलेट हो गया। और जो 3 नंबर हाइड्रोजन है, जो आपको 3 नंबर हाइड्रोजन है उसके अगल बगल में एक इधर भी है, एक इधर भी है, ये आपस ये सेम है, ये अलग है, ये इन दोनों से कर सकता है लेकिन कोई अपने जैसे वाले से नहीं कर सकता। तो ये 1 1 2 1 3, नहीं समझ रहे बात को। मेरे कहने का ये मतलब अभी जो हमने ये एग्जाम्पल किया था तो ये हाइड्रोजन सिमिलर थे, इसलिए ये आपस से कपलिंग नहीं करते क्योंकि दोनों क्या है, एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, तो ये आपस में कपलिंग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, ये इन दोनों से अलग है तो ये इन दोनों के साथ कपलिंग कर सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मेटा लेते लेकिन हेट्रो लेंगे। अभी हमने मेटा लिया था लेकिन होमो लिया था, मेटा लेंगे हेट्रो लेंगे, H H H H, एक नंबर है। अच्छा ये 2 नंबर मानो, ये 3 नंबर मानो, ये 4 नंबर मानो, तो H1 क्या हो गया भाई, ये तो सिंगलेट है। अच्छा H2 क्या हो गया, डबलेट। H3 क्या हो गया, डबलेट। लेकिन H4 क्या हो गया, ये अलग है, ये अलग, अच्छी बात है। तो 3 1 2 और एक साथ में 3 तो ट्रिपलेट। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका हाइड्रोजन जो हमने निकाला कि एक सिंगलेट हुआ और दूसरा क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, देखिए दूसरा तीसरा डबलेट और चौथा क्या हो गया आपको, ट्रिपलेट हो गया। चलो एक पैरा पोजीशन लेते हैं, पैरा होमो लेते हैं, पहले पैरा लेते हैं लेकिन होमो लेंगे एक्स एक्स। तो भाई देखो अगर पैरा होमो लेंगे तो क्या होगा, गौर से देखो, ये हाइड्रोजन ये सब सेम ही है, हाइड्रोजन सब एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए कपलिंग करने का कोई किसी सवाल नहीं उठता। देखो कोई 2 अलग अलग हाइड्रोजन जो आपस में इक्वल है उनसे कपलिंग कर सकता है, लेकिन अगर ये आपस में ही इक्वल है तो एक दूसरे से कपलिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये आप हो, ठीक है, और 2 भाई बहन हैं, कोई हैं आपके रिलेशन में, दूर के रिलेशन में या गांव में, तो आप इनमें से मान लो ये इनकी बहन है तो आप इनसे शादी कर सकते हो। लेकिन अगर यही दोनों भाई बहन आपस में हो तो इनकी शादी थोड़ी ना हो सकती है। आप इन दोनों में चूज कर सकते हो, ठीक है, 2 बहनें आप इनमें चूज कर सकते हो, लेकिन ये आपस में चूज नहीं कर सकते या नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो आपस में नहीं कर सकता, तो इसके कपलिंग में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब सब तो आपस में इक्वल हैं, तो सभी हाइड्रोजन क्या हो गए, आपको सिंगलेट हो गए। देखिए आपको देख के लगेगा कि ये सब हाइड्रोजन डबलेट है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये सभी हाइड्रोजन क्या हो गए, सिंगलेट है। अब देखो अब इसी पैरा लेते हैं, लेकिन पैरा में होमो ना लेके हम हेट्रो ले लेते हैं, एक एक्स एक वाई। ठीक है, तो गौर से देखो 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन, आप समझ सकते कि ये दोनों सेम है लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अब कपलिंग करेगा तो H1 डबलेट H2 भी डबलेट। बोलिए आई बात समझ में, H1 कितना तो भाई 2H1 है, H2 कितना तो भाई 2H2 है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से डबलेट ट्रिपलेट यहाँ पर हमने चूज कर लिया। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। इसको करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन खैर छोड़िए, हम लोग अब इतने क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है करने के लिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट।
कपलिंग कांस्टेंट क्या हो गया? कपलिंग कांस्टेंट का जो डेफिनेशन होता है वो ये है, सेपरेशन ऑफ लाइंस या स्पाइक्स इन ए मल्टीप्लेट NMR signal in the unit of hertz is known as coupling constant। क्या मतलब है कपलिंग कांस्टेंट का? देखिए, कपलिंग कांस्टेंट का ये मतलब है कि आपके पास जो लाइंस होते हैं, जैसे कि एक लाइन है डबलेट, तो डबलेट ऐसे होगा, ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट ऐसे होगा, पढ़ा था ना आपने। क्वार्टेट है तो क्वार्टेट ऐसे होगा, याद कीजिए, 1:3:3:1 का। डबलेट क्या था? देखिए, डबलेट 1:1, ट्रिपलेट क्या था? 1:2:1, ये क्या था? 1:3:3:1, याद है ना आपको? तो ये इस तरह से था। तो भाई मेरे, अगर इसका जो वैल्यू है, गौर से देखो, कपलिंग कांस्टेंट क्या बताता है? कपलिंग कांस्टेंट बताता है कि देखो यहाँ पर सपोज करो कि हम यहाँ पर, ये तो मान लो एक TMS ग्राफ हो गया, TMS ग्राफ से आगे बढ़ो, एक डबलेट बनाते हैं, ठीक है। डबलेट कैसा बना भाई? डबलेट ऐसा बना, थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, उसका इसकी चिंता मत कीजिए, ऐसे और एक ऐसे, ये डबलेट बना। ट्रिपलेट कैसा बनेगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ये डबलेट बना है तो डबलेट में मान लीजिए कि इस वाले डबलेट का जो PPM वैल्यू है वो 3.1 है, इसका क्या हो गया? इसका 3.2 है मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब इसका बीच वाला जो वैल्यू आएगा, इस पीक का वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा ना 3.1 ना 3.2, ये आ जाएगा 3.15, यानी कि दोनों का एवरेज, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? दोनों का एवरेज। तो इसके लिए जे का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3.2 माइनस 3.1, और ये मान लो 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन है, ये कितनी है? 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन है। तो इस वैल्यू के लिए जो गैप आया इसके बीच में, इनके बीच में क्या जो गैप आया, वो गैप के लिए क्या करेंगे? 500 हर्ट्ज। भाई साहब, यहाँ तो PPM में तो 5 हर्ट्ज होता है ना, तो 500 हर्ट्ज से जो गुना कर दिए, तो जितना भी है 0.1 इंटू 500, देखो 0.1 इंटू 500, इसको हटाओ इसको उड़ाओ, यानी कि 50 हर्ट्ज। ये क्या आ गया? तो ये इसका PPM वैल्यू आया, किसका? तो ये कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू आया, ठीक है। देखो ना, जो डिस्टेंस था, आप गौर से पढ़ो, सेपरेशन ऑफ लाइंस स्पाइक्स इन ए मल्टीप्लेट NMR, देखो एक मल्टीप्लेट NMR है, इन द यूनिट ऑफ हर्ट्ज, कि भाई हमने जो सेपरेशन था उसको हमने हर्ट्ज में कैलकुलेट कर लिया। और हर्ट्ज में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गौर से देखो, ये 3.1 था, ये 3.2 था, इसका गैप कितना था? तो इसका गैप हुआ 3.2 माइनस 3.1, यानी 0.1। और ये मशीन है 500 मेगाहर्ट्ज की, तो एक PPM के लिए कितना होता है? 500 हर्ट्ज होगा। तो 0.1 PPM के लिए कितना होगा? 0.1 इंटू 500 हर्ट्ज। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? तो आपका आंसर आ गया 550 हर्ट्ज। कितने आंसर आ गए आपके? तो आंसर आ गया आपको 50 हर्ट्ज। ओके, जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आ जाइए, ठीक है। तो एक सपोज कीजिए कि यहाँ हमने जो डबलेट लिया था, मान लो ये डबलेट था, ये TMS था और ये डबलेट था। अब ये काम करते हैं, अब हम ट्रिपलेट देखते हैं, ये ट्रिपलेट है। तो ये हो गया 5.1, ये हो गया मान लो 5.2, ये हो गया 5.3। तो हमें कपलिंग कांस्टेंट इन दोनों स्पाइक्स के बीच देखना है, इन दोनों स्पाइक्स के बीच देखना है हमें कपलिंग कांस्टेंट। तो क्या हो गया? 5.2 माइनस 5.1 इंटू, मान लो ये 300 मेगाहर्ट्ज की मशीन है, 300 मेगाहर्ट्ज की, तो क्या होगा? 300 हर्ट्ज। तो ये 0.1 इंटू 300 यानी कि 30 हर्ट्ज वैल्यू आ गया इसका कपलिंग कांस्टेंट। हमें यहाँ देखना है, यहाँ भी तो सेम ही आएगा, 5.3 माइनस 5.2 इंटू क्या हो गया? 300 इजिकल टू क्या हो गया आपको? 30 हर्ट्ज आ गया आंसर। तो कपलिंग कांस्टेंट के लिए हमें क्या करना? दो स्पाइक्स के बीच का डिस्टेंस, ध्यान दीजिए, कपलिंग कांस्टेंट क्या है? बेसिकली दो स्पाइक्स के बीच का डिस्टेंस, किसमें? तो दो स्पाइक्स के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, और वो डिस्टेंस किस में होना चाहिए? तो वो डिस्टेंस आपको हर्ट्ज में होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो यही हो गया हमारा कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। देखिए, कपलिंग कांस्टेंट के लिए क्या होता है ना, एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। कपलिंग कांस्टेंट के लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, NJ
एक्स वाई। इस फॉर्मूला को आपको समझना होगा, ये कपलिंग कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर n हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन, यानी कि बीच के कितने बॉन्ड हैं, मतलब बिटवीन प्रोटॉन H प्रोटॉन के बीच के। अच्छा ठीक है, x क्या कह रहा है कि प्रोटॉन गिविंग सिग्नल, वो कौन सा प्रोटॉन है जो सिग्नल दे रहा है, और y कहता है प्रोटॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कपलिंग। रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। x क्या कहता है कि भाई कौन प्रोटॉन सिग्नल दे रहा है, और y कह रहा है कि कौन से प्रोटॉन के कारण सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। समझिए बात को, जैसे कि गौर से देखिए, ये आपको यहाँ पर सपोज करो कि ये मान लो आप हो, ठीक है, और ये मान लो कि आपकी फ्रेंड है मान लो, ठीक है। तो आपके और इनके घर के बीच जो रास्ते का डिफरेंस है वो मान लो कि 2 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर यहाँ और 1 किलोमीटर का रास्ता यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया n कि भैया जो हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर का रास्ता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ मोड कितने हैं तो 2, ठीक है। जे तो आपको दिखाना ही होगा क्योंकि जे से कपलिंग कांस्टेंट डिसाइड होता है। आपका नाम है मान लो कि बी फॉर बॉय, और इनका नाम है मान लो जी फॉर गर्ल। तो आपके लिए, ठीक है, प्रोटॉन गिविंग सिग्नल, प्रोटॉन कौन दे रहा है, तो प्रोटॉन सिग्नल आप दे रहे हो, ये बी, तो यहाँ लिखा जाएगा बी। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है इस प्रोटॉन इस कपलिंग के लिए, तो ये जी, तो ये हो गया जी। लेकिन जब इन्हीं के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, इनके पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, तो इनके लिए भी तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर ही है, जे को वहीं लिखा जाएगा। और कौन दे रहा है सिग्नल, तो जी, और किसकी वजह से सिग्नल दिया जा रहा है, बी, और बेसिकली ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए अब आपको ये बात को समझनी है और इसको एग्जाम्पल में सेट करना है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो एक एग्जाम्पल लिया, गौर से देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है CCCl H H H H H। देखो हमारे पास ये सिग्नल है, ठीक है, इसको ले लिया हमने, ये वाला A है, A है, A है, और ये B है, B है, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। हमें क्या करना है कि HA के लिए सिग्नल देखना है, हमें 3 HA है हमारे पास, हमें HA के लिए देखना है। तो HA क्या हो गया, ट्रिपलेट है भाई, और ट्रिपलेट आपको तो पता है कि 1:2:1 का रेशियो होता है। और 3 HB जो हो गया, ये वाला 3 नहीं, ये 2 है, इसके लिए क्या होता है भाई, तो आपको पता है, तो ये 2, ये क्या हो गया, क्वार्टेट हो गया, क्या हो गया, क्वार्टेट। क्वार्टेट क्या होता है, 1:3:3:1, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब इनके लिए जो कपलिंग कांस्टेंट देखा जाएगा कि HA के लिए क्या देखा जाएगा, गौर से देखो, HA के लिए देखा जाएगा भाई HA HB के बीच हो रहा है, A जो है वो तो B से रिस्पॉन्सिबल है ना, तो HA और HB के बीच बॉन्ड गिनो, 1 2 3, कितने बॉन्ड हैं भाई, तो 3, ध्यान दो। कपलिंग कांस्टेंट के लिए क्या लिखा जाएगा, J, कौन दे रहा है सिग्नल, तो A, और किसकी वजह से दे रहा है, तो B, ये देखो। तो इस तीनों HA के लिए क्या आ गया आपको कपलिंग कांस्टेंट, तो 3JAB। अच्छा ठीक है, अब B वाले के लिए चेक करो, तो यहाँ से डिस्टेंस देखो 1 2 3, इसके लिए भी डिस्टेंस 3 ही है, J। इस बार कौन दे रहा है, B, और किसके लिए दे रहा है, A के लिए, और बेसिकली 3JAB इक्वल टू 3JBA है। ये लिखने का बस तरीका है आपका, कोई बात नहीं, समझ में आ गई होगी बात आपको। देखो रिलैक्स हो जाओ, जैसे कि हम एक एग्जांपल उठाते हैं, गौर से देखो, Cl CH डबल बॉन्ड CH और ये H। अच्छा देखो, ये क्लोरीन तो है नहीं, देगा नहीं सिग्नल, A, इसको B, इसको C मान लो, ठीक है। चलो HA कौन हो गया भाई, HA के लिए सिग्नल देखो, HA के लिए 1 2, B के साथ 3C, 3 है, तो HA के लिए क्या हो गया, गौर से देखो, एक तो हो गया 3JA से B के बीच, ठीक है। लेकिन एक और है, कौन, यहाँ से यहाँ और यहाँ C के साथ, यानी 3JAC, ठीक है, HA के लिए। अच्छा HB के लिए लो, HB के लिए देखो 1 2 3, अब डबल बॉन्ड को डबल मत गिन लेना तुम, तो 3JBA। एक और है, इसके साथ भी है, इसके साथ, लेकिन बॉन्ड यहाँ कितने हैं, 2 ही तो बॉन्ड है, फिर 2JBC। अच्छा चलो C, HC के लिए लो,
गौर से देखो 1 2 3, तो 3 जे सी ए, देखो सी से ए, एक और क्या हो जाएगा यहाँ से इसके साथ, तो 2 जे सी बी, देखो। और बेसिकली गौर से देखो 3 जे ए बी 3 जे बी ए इक्वल है, 3 जे ए सी 3 जे सी ए इक्वल है, 2 जे बी सी 2 जे सी बी इक्वल है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कपलिंग कांस्टेंट को निकालना भी अच्छी तरह से सक्सेसफुली सीख लिया है। ठीक है ना? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक क्वेश्चन है, कह रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिव्स 1H NMR signal at 3.10, 3.15, 5.20, 5.25, 5.30, 5.35 ppm at 400 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। इसने जैसे ही बोला, आप सबसे पहले इसका ग्राफ बना लो। देखो आप ग्राफ बना लो, कहाँ कहाँ दे रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिव 1H NMR सिग्नल एट, कहाँ पर, देखो यहाँ से ये है, ये तो 0 है। सबसे पहले कहाँ दे रहा है भाई, 3.10 पे। ठीक है, कहाँ दे रहा है, 3.10 पे, लिख दो यहाँ पर 3.10। क्या दे रहा है हमें नहीं पता। दूसरा कहाँ दे रहा है, 3.15 पे। अच्छा ठीक है, तीसरा कहाँ दे रहा है, 5.20 पे। उसको कहाँ दे रहा है नहीं पता हमें, 5.25। क्या दे रहा है हमें वो नहीं पता। फिर कहाँ दे रहा है, 5.30 पे। उसको कहाँ दे रहा है आपको, 5.35 पे। अब रुक जाओ, आपको लगेगा सर हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात है, ज़रा गौर से देखो। 0.5 की डिफरेंस के साथ 3.10, 3.15, ये तो सिग्नल है डबलेट। 5.20, 5.25, गौर से देखो, 5.30, 5.35, 0.5 का देखो, 20, 25, 30, 35, ये तो 3 था, ये 5 है, यानी कि सभी के आपस में सिग्नल है। इसका मतलब है कि ग्राफ आपको ऐसा नहीं बन रहा है, ग्राफ आपको ऐसा बनेगा। गौर से देखिए, देखो ये 0 है। सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई, तो एक आपको दे रहा है कहाँ पर, 3.30 पे। ठीक है, कहाँ दे रहा है आपको, सॉरी 3.1 पे। देखो एक दे रहा है 3.1 पे, दूसरा दे रहा है 3.15 पे। देखो डबलेट था, और एक दे रहा है 3 आपको नहीं, 3 नहीं, यहाँ आ गया। अब 5.20 पे जाओ, मतलब थोड़ा दूर जाओ, 5.20 पे है, 5.25 पे है, 5.25 पे है, और 5.35 पे है। देखो ये तो क्वार्टेट हो गए, दिखाई आपको दिया, देखो ना। अरे 3.0, 3.10, 3.15, मतलब 3.10, 3.15, तो यही है। देखो ये वाला 3.10, 3.15। अच्छा ये देखो, इस पर क्या है, ये 5.20, 5.25, 5.30, 5.35। देखो ये 4 आपके पास है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैलकुलेट, आपको क्या बोल रहे हैं, नंबर 1 में पूछा जा रहा है आपसे केमिकल शिफ्ट ऑफ सिग्नल, केमिकल शिफ्ट ऑफ सिग्नल। ठीक है, आप वो केमिकल शिफ्ट सिग्नल का पूछ रहा है, तो भाई मेरे केमिकल शिफ्ट तो यहाँ दिखा रहा है। देखो ये डबलेट सिग्नल है, तो 3.10, 3.15 है। इसका मतलब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा इन दोनों का। गौर से देखो, सिग्नल इसका क्या हो गया, इस सिग्नल का, ये सिग्नल देखो, सिग्नल का कपलिंग जो होता है डिस्टेंस, वो तो बीच में देखा जाता है ना भाई। 2 सिग्नल मिला के तो एक सिग्नल बने, तो एक इधर है, एक इधर, तो हमारा सिग्नल का एवरेज क्या हो गया, वो तो बीच में हो गया ना। इसलिए पहला सिग्नल क्या हो गया हमारा, 3.125 पे आया। देखो अरे 3.10 और 3.15 के बीच में कितना आएगा, 3.125 आएगा। और यहाँ गौर से देखो 5.35, 5.30, 5.25, 5.20, इसका मतलब सिग्नल कहाँ हो गया, तो इन चारों के बीच में, यानी कि 5.25 और 5.30 के बीच में, यानी कि 5.25 तो है ही, तो क्या हो गया 5.275। देखो सिग्नल इस जगह पे आया, यानी कि 5.25 और 5.25 और 5.30 के बीच में। तो आपके 2 सिग्नल आपको निकल के सामने
आ गए, देखो, है ना। अरे भाई मेरे रिलैक्स हो जाओ। देखो मेरा ये कहना है कि अगर दो सिग्नल डबलेट है, कैसे है कैसे है, तो जो मेन सिग्नल का डिस्टेंस होगा वो तो बीच में होगा ना। उसी तरह से कोई क्वाड्रेट है इस तरह से अगर, तो मेन सिग्नल का डिस्टेंस कहाँ होगा, बीच में होगा ना। क्या यहाँ जो गिना जाएगा इसको थोड़ी गिना जाएगा, इसको थोड़ी गिना जाएगा, वो तो बीच वाले का डिस्टेंस देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप जूम आउट कर दोगे न कम जूम पे देखोगे तो ये तो ऐसे ऐसे दिखेंगे, तो आपके लिए जो बीच वाला डिस्टेंस होगा वही ना आपके लिए मेन डिस्टेंस होगा। तो आपको केमिकल शिफ्ट इसका पता चल गया कि आपको जो एवरेज वैल्यू है वही आपका क्या हो गया, केमिकल शिफ्ट ऑफ सिग्नल। ठीक है, नंबर 2 में आ जाओ। नंबर 2 में कह रहा है केमिकल शिफ्ट डिफरेंस। अरे भाई सब जगह केमिकल शिफ्ट डिफरेंस क्या है, 0.5 ही तो है, सब जगह तो 0.5 ही है, इसमें सोचना क्या है। और नंबर 3 में कह रहा है कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब कपलिंग कांस्टेंट अगर आपको निकालने के लिए बोला तो आप कपलिंग कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तो देखो ये क्या है, गैप ऑफ पीक। ठीक है, गैप ऑफ पीक हो गया, तो गैप ऑफ पीक कितना होगा, तो गैप ऑफ पीक कितना हो गया, 0.5 ही तो है यहाँ पर। सोच के देखो कि गैप ऑफ पीक जो कितना है वो 0.5 है, तो 0.5 नहीं है, सॉरी 0.5 नहीं 0.05 है, और से देखिए 0.05 आपको क्या हो गया, तो गैप हो गया। ठीक है, और कपलिंग कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, इसी को आपको जो है हर्ट्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। 400 मेगाहर्ट्ज की मशीन, तो 400 हर्ट्ज से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 400 हर्ट्ज से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, ये 0.5 गुना 4 100, तो क्या हो गया आपको, हटाइए, तो ये टोटल 20 हर्ट्ज। अरे भाई कपलिंग कांस्टेंट भी तो सोच के देखो, कपलिंग कांस्टेंट का डिफरेंस क्या था, कि डिफरेंस बिटवीन पीक्स इन हर्ट्ज, यही तो था कि डिफरेंस बिटवीन पीक लाइंस स्पाइक्स इन हर्ट्ज, यही क्या हो गया, कपलिंग कांस्टेंट हो गया। तो चलो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये भी 0.5 नहीं है, केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस यहाँ भी 0.05 ही है। ठीक है, 0.5 नहीं है, 0.5 होता तो ज़्यादा हो जाता ना, 0.05 ही है। तो चलिए, अरे भाई मैंने आपको किपलिंग कांस्टेंट का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ा है, उसको पढ़िए ना दोबारा से, तो आपको दिखिएगा कि पीक के बीच का जो गैप है उसको जब हर्ट्ज में कैलकुलेट करते तो वही क्या हो गया, हमारा कपलिंग कांस्टेंट हो गया। और लिखने का फॉर्मूला तरीका वो होता है 3JAB, उस टाइप से वो लिखने का तरीका होता है, वो फॉर्मूला नहीं है हमारा, वो लिखने का क्या है, वो तरीका है। ठीक है, चलो तो आपको इंपॉर्टेंट कपलिंग कांस्टेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कपलिंग कांस्टेंट, आपको इंपॉर्टेंट कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए नंबर 1 होता है जिसको बोलते हैं हम जेमिनल कपलिंग। जेमिनल कपलिंग का क्या मतलब, जब एक ही एटम से दो एटम जुड़े हों इसी को जेमिनल कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2J, यानी कि एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, मान लो ये A है ये B है, तो इन दोनों के बीच का गैप तो क्या होगा, 2 ही रहेगा ना, तो 2J इस तरह से। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर आपने इसी में एक नंबर में ही sp3 कार्बन आपने ले लिया, यानी कि इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसको A इसको B मान लो, तो 2JAB, इसका वैल्यू होता है 10 से 12 हर्ट्ज। क्या वैल्यू होता है इसका, इसका वैल्यू होता है 10 से 12 हर्ट्ज। ठीक है, इसका वैल्यू 10 से 12 हर्ट्ज निकलता है। इसी में अगर आपने क्या किया है कि जैसे आपको ये sp3 में ही अगर ये OCH3 होता, अगर ये क्या होता OCH3 होता, तो फिर यही वैल्यू कितना चला जाता, ये 3.5 to 4, नहीं इसमें सॉरी इसमें नहीं लिया जाता है, ये बस कपलिंग यहाँ पर दो के बीच यहाँ पर लिया जाएगा आपको, सॉरी। अच्छा अगर इसी में आप sp2 ले लेते, ठीक है, वो तो खैर मैं वो कपलिंग वो लिखने लगा था, उसे केमिकल शिफ्ट लिखने लगा था। ठीक है, sp2 अगर ले लेंगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CHAHB, तो इसके बीच में ये भी क्या हो गया 2JAB, ये भी 2 का ही है, लेकिन ये क्या हो गया 1 to 3 हर्ट्ज के आसपास हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 1 to 3 हर्ट्ज के आसपास, क्योंकि वो घूम रहा है ये नहीं घूम रहा है, इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। चलो एक नंबर में जेमिनल था, दूसरे नंबर में लेते हैं हम विसिनल। विसिनल कपलिंग, विसिनल कपलिंग का मतलब इस तरह से, बगल वाला, बगल वाले के बीच कपलिंग होता तो क्या हो गया विसिनल कपलिंग, यानी कि इस तरह से ये क्या हो गया 3JAB है ये ना, 1 2 3, तो 3JA से B के बीच 3JAB, तो ये जो 3JAB है, ठीक है, वो सबसे पहले हम इसके बीच देखते हैं, मिटाने दीजिए इसको, देखिए रिलैक्स हो जाइए। अगर आपके पास C डबल बॉन्ड C, ये H है इस तरह से, A ये B, तो ये डबल बॉन्ड वाला जो 3JAB है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16 से 18 हर्ट्ज। कितना वैल्यू हो जाएगा 3JAB, ये ट्रांस था, ये क्या था ट्रांस था।
लेकिन यही अगर आपका सिस होगा इस तरह से ए बी 3JAB, ये सिस वाला है तो क्या हो गया 10 से 12 हर्ट्ज, और ये क्या हो गया आपको सिस हो गया। क्या हो गया आपको ये सिस हो गया। लेकिन ये तो कौन था sp2 वाला था। अब sp3 को देख लेते हैं CCHH, देखो तो ये घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है तो AB, तो यहाँ भी 3JAB है, कितना हो गया आपको यहाँ पर 7 से 8 हर्ट्ज हो गया। फिर चाहे ये ऐसा हो, फिर चाहे ये ऐसा हो, ठीक है, ये कैसे भी घूमे, इसमें सिस्टम सा कोई सिचुएशन नहीं होता है, ये कैसे भी घूमे तो ये क्या हो गया 7 से 8 हर्ट्ज ही हो गया, चाहे ऐसा ही क्यों ना हो। देखो ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड है तो ये क्या हो गया 7 से 8 हर्ट्ज ही हो गया इन सब का, ठीक है, ये सभी क्या हो गए ये 7 से 8 हर्ट्ज हो गए। ठीक, तो आपको याद रखना है कैसे कैसे याद किया। sp3 है कार्बन ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया आपको 10 से 12 हर्ट्ज। sp2 है तो 1 से 3 हर्ट्ज। विसिनल है इस तरह से, ट्रांस होगा तो 16 से 18, सिस होगा तो 10 से 12, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड है इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा 7 से 8 हो जाएगा। एक बार याद कर लीजिए, ये देखिए 10 से 12, ये देखिए 1 से 3, ये ट्रांस वाला है तो 16 से 18, सिस वाला है 10 से 12, और ये सिंगल है ओनली तो क्या हो गया 7 से 8। इसको आपको क्या करना होगा, इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर चूंकि ये इसको आपको याद हो ही गया होगा तो यहाँ पर हम लोग इसके कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला हमें देखना होता है कार्ड-प्लस इक्वेशन, ठीक है। और कार्ड-प्लस इक्वेशन क्या है, कार्ड-प्लस इक्वेशन कहता है J विसिनल इज इक्वल टू 8.5 cos स्क्वायर थीटा, 8.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एक और फॉर्मूला है 9.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28। अब सवाल उठता है कि ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा और ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा। तो जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच हो, 90 डिग्री हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच थीटा हो तो आपका फॉर्मूला लगेगा J विसिनल का 8.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, और थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच हो तो ये फॉर्मूला लगेगा J विसिनल इक्वल टू 9.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, 8.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28 और ये 9.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हो गया ये आपको कार्ड-प्लस इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास लंबी हो गई है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।